हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं राकेश तलरेजा, आपका अपना एप्टीट्यूड मेंटर। आज आप बच्चों के लिए मैंने इंग्लिश का एक और बेहतरीन सेशन प्लान किया हुआ है और उसका नाम है इडियम्स। इस वाले टॉपिक से भी एग्जाम में खूब सारे क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। आपको हर साल जो मैं ईडीएम अभी आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, इन ईडीएम्स के क्वेश्चन हर साल किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। इडियम हैं तो बहुत सारे हैं, तो खूब सारे, लेकिन कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इडियम हैं जो एग्जाम में बिल्कुल पूछे जाते हैं और मैं चाहता हूं कि वो इंपॉर्टेंट इडियम आप बच्चों के साथ डिस्कस कर लिए जाए। ठीक है, तो उन एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, कौन से एग्जाम को, सीजीपीएससी, एसआई मेंस, व्यापम, बैंक, एसएससी, इन सारे एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए जो ईडीएम्स आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सभी का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन, इन सभी का एक बेहतरीन वीडियो लेक्चर मैं आप बच्चों से अभी शेयर करने वाला हूं। तो मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, ईडीएम होता क्या है पहले तो ये समझ लेते हैं। ईडीएम दरअसल कुछ और नहीं होता, इसका अर्थ होता है मुहावरे। जैसे हिंदी में मैं एक मुहावरा बोलता हूँ, जैसे मैंने कहा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। आई एम श्योर ये वाला मुहावरा आपने हमेशा सुन रखा होगा। ठीक है, अब ये वो मुहावरा है जिससे, इसका मतलब ये नहीं है कि आंगन टेढ़ा है। इससे हम लोग मीनिंग क्या समझते हैं? इसकी मीनिंग ये होती है कि किसी इंसान को काम करने नहीं आ रहा है, लेकिन अपने आसपास की चीजों पर वो ब्लेम डाल रहा है कि इसकी वजह से उससे काम नहीं हो पा रहा है। इसकी मीनिंग ये है ना, मतलब उसमें स्किल की कमी है। पॉइंट है समझ में? तो जैसे आपने हिंदी में नाच न जाने आंगन टेढ़ा से ये नहीं समझा कि आंगन टेढ़ा है, बल्कि आपने ये समझा कि सामने वाले में स्किल की कमी है। पॉइंट है समझ में? वैसे ही इंग्लिश में भी बहुत सारे इडियम्स होते हैं और उन सारे इडियम्स की मीनिंग आपके एग्जाम में सीधी सीधी पूछी जाती है। जैसे एक इडियम आपको यहाँ ही दिखाई दे रहा होगा, ये रहा इडियम, लिखा हुआ है द कैट इज आउट ऑफ द बैग। द कैट इज आउट ऑफ द बैग का मतलब ये नहीं है कि जो बिल्ली है वो झोले से बाहर आ गई है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। बात को समझो तुम। कैट इज आउट ऑफ द बैग का मतलब ये है कि कोई ऐसा राज था जो अब सबके सामने खुल गया है। पॉइंट है समझ में? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताता हूँ। जैसे मान लिया आप क्राइम पेट्रोल खूब देखते होगे, है ना। अब क्राइम पेट्रोल में कोई एक सीन है, मान लो पुलिस जो है इन्वेस्टिगेट कर रही है कि किसने ये खून किया है। अब पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है और मौका वारदात पर पहुंचने पर वो देखती है कि वहां पर कुछ जूतों के निशान है। और उन जूतों के निशान को देखने के बाद पुलिस कहती है कि मैं श्योर हूँ कि ये निशान कातिल के हैं और कातिल कल यहाँ आया होगा। जैसे ही पुलिस वाली लाइन कहती है तो बाजू में खड़ा हुआ इंसान ये कहता है, कोई भी इंसान होगा, वो ये कहता है कि पर मैं तो अपने दोस्त के साथ गोलगप्पे खाने गया था। अब जैसे ही वो वाली लाइन कहता है तो पुलिस कह देती है कि लेकिन मैंने तो ये पूछा ही नहीं कि तुम कहाँ गए थे, मैंने ये कहा कि कातिल यहाँ आया होगा। तुम इस लाइन को खुद से क्यों रिलेट कर रहे हो? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उस इंसान ने केयरलेसली खुद को शक के दायरे में डाल दिया। पुलिस ने जाने अनजाने ही ये पता लगा लिया कि कहीं कातिल ये तो नहीं है। पॉइंट है समझ में? तो क्या हुआ यहाँ पर? पुलिस पुट या फिर पुलिस ने क्या किया कि कैट को झोले से बाहर निकालने की कोशिश करी। सीन है आपको समझ में? ठीक, मतलब ये कि पुलिस ने सीक्रेट को पता लगाने की कोशिश करी, ऐसा। तो कोई इंसान जब केयरलेसली कोई सीक्रेट बोल जाता है तो उसके लिए हम लोग इडियम यूज करते हैं, नाउ हियर द कैट इज आउट ऑफ द बैग, इस तरीके से। ठीक है, चलते हैं कुछ और इडियम भी हम लोग देखते हैं। अगला इडियम अपने पास, क्यूरोसिटी किल्ड द कैट। क्यूरोसिटी किल्ड द कैट का मतलब ये नहीं है कि बिल्ली जो है मरने वाली है। बात को समझना पड़ेगा तुम्हें। इस बात का मतलब ये है कि बहुत ज्यादा जिज्ञासा किसी चीज को लेकर उस चीज को खराब कर देती है। उदाहरण के थ्रू समझाता हूँ। उस उदाहरण का मतलब ये है, बात को समझना। जैसे मान लिया कि आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं और आपके मैनेजर ने आपको कोई काम दिया, बोला भाई ये वाला टास्क है, ये वाला काम आप मुझे शाम तक कर देना। आपने बोला हाँ सर, शाम तक आराम से हो जाएगा, मैं आपको करके अपडेट देता हूँ। अब हुआ ये कि जैसे ही आप काम करने बैठे, आधे घंटे मैनेजर का फोन आ गया। हुआ कि नहीं हुआ? आप मैनेजर को बोले सर मैं कर रहा हूँ, बोले ठीक है। फिर 10 मिनट में मैनेजर का कॉल आ गया, कहाँ तक हुआ? अरे सर मैं कर रहा हूँ। फिर 15 मिनट में मैनेजर का कॉल आ गया, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? अरे मैं कर लूंगा यार। लेकिन बात को समझो, जब उसने कह दिया एक बार कि ये वाला काम जो है शाम तक हो जाना चाहिए, तो उसको इत्मीनान रखना चाहिए ना।
हम शाम तक वो काम करके उसे अपडेट दे देंगे। लेकिन वो बार बार जो 10-10 मिनट में कॉल कर करके जो डंडा कर रहा है, इससे क्या हो रहा है, इससे वो एम्प्लॉय का ना माइंड डाइवर्ट हो रहा है, वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है। अब उस फ्रस्ट्रेशन के कारण, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा ही उसको डंडा कर दिया है कि कहाँ तक पहुंचा है काम, ये जानने की जिज्ञासा की वजह से, अब वो एम्प्लॉय जो है जोन में चला गया कि मैं करूंगा ही नहीं, जा तू ही खुद कर ले। तो अब ये मैं करूंगा ही नहीं, जा तू खुद कर ले, इसका मतलब क्या हुआ कि अब वो काम नहीं करना चाहता है। अब ये सीन बन गया क्यूरोसिटी किल्ड द कैट। मैं एक सेंटेंस के थ्रू बताता हूँ कैसे यूज होता है। सेंटेंस में लिखा हुआ है, डोंट बी सो इनक्यूजिटिव अबाउट व्हाट ही इज डूइंग। वो क्या कर रहा है उसको लेकर तुम्हें ज्यादा भी नहीं सोचना चाहिए। रिमेंबर, क्यूरोसिटी किल्ड द कैट। याद रखो कि अगर ज्यादा जो है उसकी पर्सनल चीजों में दखल अंदाजी करोगी तो उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, और जो अ, बीच में तनाव बढ़ जाएगा। तनाव बढ़ गया मतलब कि जो आपकी क्यूरोसिटी थी उसने कैट को किल कर दिया। पॉइंट आया समझ में? ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला वाला इडियम है कॉस्ट एन आर्म एंड लेग। कॉस्ट एन आर्म एंड लेग का मतलब ये नहीं है कि आप किसी दुकान में गए, कुछ सामान खरीदे और बदले में आपको हाथ और पैर देकर आने पड़ गए। मतलब को समझो। मतलब ये है कि कोई चीज जब आपको बहुत ही महंगी पड़ जाती है तो उसका दाम चुकाने में आपके पसीने छूट जाते हैं। तो किसी चीज के दाम चुकाने में जब आपके पसीने छूट जाए तो आप ये समझिएगा कि दैट कॉस्ट एन आर्म एंड लेग। वो चीज आपको इतनी महंगी पड़ गई कि उसको उसके दाम चुकाते चुकाते हमारे कपड़े तक बिक गए। सीना है समझ में? तो टू बी वेरी एक्सपेंसिव या कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, इसका मीनिंग ये है। ठीक है, एग्जाम्पल के तरह से समझो। एग्जाम्पल है, माई न्यू कार कॉस्ट मी एन आर्म एंड अ लेग। मेरी न्यू कार इतनी महंगी पड़ी मुझे कि उसके दाम चुकाते चुकाते मेरे पसीने छूट गए। इसका मीनिंग ये है। ठीक है, कंफर्टेबल है? चलते हैं नेक्स्ट वाले इडियम की तरफ। अगला इडियम कहता है पुल अ रैबिट आउट ऑफ योर हैट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, मुझे लोग जरा बात को समझना तुम। इसका मतलब दरअसल ये है, ये बिल्कुल नहीं है कि कोई इंसान है जो टोपी से आपको खरगोश निकाल के दिखाएगा। इसका मतलब क्या, जरा समझो। इसका एक्सप्रेशन को देखो तुम, इसका एक्सप्रेशन देखकर आपको क्या फील आ रहा है? इसका मतलब दरअसल ये है कि कुछ ऐसा हो जाना जो कभी किसी ने देखा ही ना हो। सीना है समझ में? मतलब कि कुछ ऐसा जो सबको आश्चर्यचकित कर जाए। तो जब कोई चीज आप ऐसी देख जाओ जो आपको आश्चर्यचकित कर जाए, तो नाउ यू कैन से आई सॉ द समथिंग विच वाज ही पुल द रैबिट आउट ऑफ द हैट। मतलब टू डू समथिंग सरप्राइजिंग, कुछ ऐसा कर जाना जिसकी किसी को अनुमान ही ना हो, उम्मीद ही ना हो। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कैसे यूज होता है। विद दिस न्यू टीम ही वॉज एक्सपेक्टेड टू पुल अ रैबिट आउट ऑफ द हैट। इसका मतलब ये है कि वो, इस सेंटेंस में मतलब बता रहा हूँ, वो अपनी न्यू टीम से ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसकी न्यू टीम कुछ ऐसा कर जाएगी जो कभी किसी ने को देखा ही नहीं होगा। इसका मतलब ये है। ठीक है, कंफर्टेबल है? चलते हैं नेक्स्ट वाले इडियम की तरफ। अगला इडियम कहता है टू टाई द नॉट। टू टाई द नॉट का मतलब ये है कि दो प्यार करने वाले लोग, जो कि एक जोड़ा है उनका, और वो जोड़ा जो है शादी के बंधन में बंधने वाला है। तो जब कोई जोड़ा शादी के बंधन में बंधने वाला है तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे टू टाई द नॉट। टू गेट मैरिड टू समवन। कैसे यूज होता है ये? कैटरीना एंड विकी आर अबाउट टू टाई द नॉट, द वेडिंग इज ऑन सैटरडे। ये ऐसे यूज होता है। मैं एग्जांपल को लेकर दे रहा हूँ, आपको पता चले कि देखो इस तरह से इसको यूज करते हैं अपन लोग। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वाले इडियम की तरफ। अगला इडियम है एक्लीज हील। एक्लीज हील का मतलब क्या है? बेसिकली ये देखो तुम, यहाँ पर ना HEEL आना चाहिए था, HEL स्पेलिंग एरर है, मैं से ठीक कर दूंगा। ये है दरअसल सीन। मतलब ये जो एड़ी है ना, ये है दरअसल जो कहने की कोशिश की जा रही है, ये एड़ी पर बात चल रही है। दरअसल यूनान में ना एक बहुत ही बेहतरीन योद्धा था। जैसे यहाँ पर जो है बहुत बड़े बड़े योद्धा हुए, जैसे उदाहरण के लिए सिकंदर वगैरह हुए, है ना। सिकंदर यहाँ नहीं हुए, मतलब सिकंदर भी एक योद्धा थे, जैसे यहाँ पर जो है अशोका हुए, है ना। वैसे ही यूनान में भी बहुत बड़े बड़े योद्धा हुए। उदाहरण के लिए एक्लीस की भी बात चल रही है, तो एक्लीस के पास ना एक वरदान था। एक्लीस के पास ये वरदान था कि उससे ना कोई भी नहीं मार सकता। उसकी जो पूरी बॉडी है ना वो इमॉर्टल है, उसके वैसे वरदान, तो उसे कोई भी हरा नहीं सकता।
वो सिर्फ और सिर्फ, अब क्या होता है कि ऐसा कुछ स्टोरी है कि उसको जो है उसकी माँ को दरअसल, उसकी मम्मी को दरअसल ये एक देवी माँ जो है वरदान देती है कि आप जो है इसे इस नदी में, मतलब उस बच्चे को, अखिलीस को, जब वो छोटा होता है तब, उस अखिलीस को जब वो छोटा होता है तब आप उसे जो है उस नदी में भिगो दो और नदी में डुबा दो, और जितना हिस्सा उसका जो है नदी में जाएगा उतना हिस्सा उसका इमॉर्टल हो जाएगा। इमॉर्टल मतलब कि वो हिस्सा वो उसका जो है कभी भी कोई उसे मार नहीं सकेगा। ठीक है। तो दरअसल क्या होता है कि जो अखिलीस की जो माँ होती है ना, वो एड़ी से पकड़कर, ऐसे बच्चा रहता है वो छोटा सा, तो एड़ी से पकड़कर उसको ऐसे पानी में डुबाती है। तो एड़ी से पकड़कर ऐसे पानी में डुबाती है, तो इससे ये होता है कि उसका पूरा शरीर पानी में डूब जाता है, लेकिन वो एड़ी जो है पानी में नहीं डूब पाई होती है, क्योंकि एड़ी से पकड़कर डुबाई होती है तो एड़ी हल्की सी ऊपर रह जाती है ना। तो जैसे ही वो एड़ी से पकड़े से पानी में डुबाई होती है, तो एड़ी को छोड़कर उसकी पूरी जो बॉडी है वो इमॉर्टल हो चुकी होती है। ठीक है, अनश्वर हो चुकी होती है। लेकिन सिर्फ उसका जो एड़ी होता है, एड़ी वाला हिस्सा, वही ही नश्वर रहता है। तो एकिलीस को मारने के लिए दरअसल जो उसके विरोधी होते हैं, ये एक कहानी है दरअसल, एकिलीस को मारने के लिए जो उसके विरोधी होते हैं, बहुत सारे विरोधियों ने बहुत कोशिश करी लेकिन कोई भी उसे मार और हरा नहीं सका। लेकिन किसी तरीके से ये बात लीक हो जाती है और अखिलीस के विरोधियों को पता चल जाता है कि अगर अखिलीस को मारना है तो उसके शरीर में कहीं और नहीं, उसकी एड़ी पर उसे मारो। उसकी एड़ी उसके शरीर का सबसे कमजोर हिस्सा है। पॉइंट है आपको समझ में? सीना है आपको समझ में? तो एड़ी पर मारने की बात चलती है, तो एड़ी क्योंकि अखिलेश का सबसे कमजोर हिस्सा होता है, जैसे ही एक तीर ऐसे उसकी बॉडी पे तुम पूरा बुलडोजर चला के निकाल दो, अखिलेश नहीं मरेगा, लेकिन एक छोटा सा तीर उसकी एड़ी पर लग जाता है और अखिलेश जो है अपने प्राणों से हाथ धो बैठता है। पॉइंट है समझ में? तो एक कहावत बन जाती है कि जैसे अखिलेश की बॉडी में उसकी हील, उसकी एड़ी सबसे कमजोर हिस्सा था, तो कोई ऐसी चीज जो सबसे कमजोर होती है उसके लिए हम लोग मुहावरा यूज करते हैं, एक्लीज हील। पॉइंट है समझ में? इसका मीनिंग है वीकनेस और वनरेबल पॉइंट। ठीक है। सेंटेंस कैसा बनेगा? द डिजायर फॉर द पब्लिसिटी बिकेम हर एक्लीज हील। मतलब ये है कि एक लड़की है फॉर एग्जांपल, वो इंस्टा वगैरह में खूब रील डालती है और वो बहुत फेमस होना चाहती है, उसे सब कुछ चाहिए अपने जीवन में। हर चीज की सीमाएं होती है, सब कुछ मिलता है, लेकिन उस चीज के लिए जो है मतलब समझ रहा, फ्रस्ट्रेट हो जाना या उस चीज को ही लेकर सब कुछ जो है मान लेना और सब कुछ जो है उस चीज को ही कंसिडर कर लेना, जैसे कि पब्लिसिटी है यहाँ पर, जैसे कि लाइक होते हैं इंस्टा और फेसबुक पर, तो उसके लिए ही अगर आप सब कुछ एकदम जो है सब कुछ छोड़ छाड़ के वही ही कर रहे हो, तो फिर वो क्या बन गया? वो आपका एक वीक पॉइंट बन गया, जिससे आपने बाकी सारी चीजों को खराब कर लिया। ठीक है, चलते हैं। नेक्स्ट है बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। मतलब ये कि इतना बड़ा निवाला मुंह में ले लेना जिसको खा ही ना पाओ। इसकी हिंदी मीनिंग तो ये बनेगी, लेकिन इसका जो मायने है, मायने ये है कि टू टेक द टास्क बिगर देन योर कैपेसिटी। अपनी कैपेसिटी से बड़ा टास्क ले लेना। ठीक है, अपनी कैपेसिटी से बड़ा टास्क ले लेना, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। बाय एक्सेप्टिंग टू जॉब्स, कोई इंसान है, मान लिया कि वो 2 जॉब कर रहा है। ठीक है, अब वो 2 जॉब कर रहा है, तो इसका मतलब है ही इज क्लियरली बिटिंग ऑफ मोर देन ही कैन च्यू। उसने जो है जितना वो खा सकता है उससे ज्यादा बढ़ाने वाला मुंह में ले लिया, उसके बाद भी लेकिन कोशिश कर रहा है कि नहीं, उसे अच्छा करना है, उसे किसी तरह से चीजों को बेहतर बनाना है। अगला है फीलिंग ब्लू। फीलिंग ब्लू का मतलब है फीलिंग वेरी सैड। जब कोई इंसान बहुत दुखी फील कर रहा होता है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं फीलिंग ब्लू। देखो ये बच्ची क्या कह रही है, ये कहती है आई डोंट वॉन्ट टू गो आउट। इसे बिल्कुल भी बाहर जाने का मन नहीं है। सिंस माई बॉयफ्रेंड लेफ्ट मी, क्योंकि इसका जो दोस्त है वो इसे छोड़कर चला गया है। आई हैव बीन फीलिंग ब्लू, और इसकी वजह से वो बहुत उदास महसूस कर रही है। ठीक है, कंफर्टेबल है? चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपने पास, अगला आइडिया में, अ शॉट इन द आर्म। अ शॉट इन द आर्म का सेंस ये है कि हेल्प एंड एनकरेजमेंट एट अ टाइम व्हेन यू बैडली नीड इट। मतलब जब आपको मदद की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और उस वक्त कोई आपके लिए मदद लेकर पहुंच भी जाता है। जैसे हिंदी में हम लोग कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा ही काफी होता है। वो डूब रहा होता है, उसे मदद की जरूरत है और उसे तिनके का सहारा ही मिल जाता है, तो वो तैर के बाहर आ जाता है, वो अपनी जान बचा लेता है। तो उस मोमेंट पर हम उसे कह सकते हैं अ शॉट इन द आर्म। पॉइंट है समझ में? जैसे एग्जांपल सुन लो, एग्जांपल है अ न्यू फैक्ट्री विल गिव द लोकल इकोनॉमी
अ रियल शॉट इन द आर्म। ये जो नई फैक्ट्री जो स्टैब्लिश हुई है, जैसे भारत में एप्पल की जो है कंपनी ने अपना एक जो है फैक्ट्री डाली, और अभी एप्पल का स्टोर भी खुला हुआ है ना, और वहाँ के एम्प्लॉय को आपने सुना होगा कि 1-1 लाख रुपए सैलरी भी दे रहे हैं, जो कि उस फील्ड के बाकी एम्प्लॉय से 400% ज़्यादा का हाइक है। सीन है आपको समझ में? तो वो जो एप्पल के जो स्टोर है, वो इकोनॉमी को एक रियल शॉट इन द आर्म देने की कोशिश करें, मतलब कि एक बहुत हेल्प और एनकरेजमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया की इकोनॉमी को। जैसे आपने ये देखा होगा पोपॉय द सेलर मैन, बहुत ब्यूटीफुल कार्टून था ये, मैं छोटा सा तो हमेशा देखता था ऐसे। और इसमें आपने देखा होगा कि जब भी जो इसकी एक फ्रेंड रहती है ना ऑलिव ऑयल, तो जब भी जो है वो परेशान हो जाती है या फिर दुखी रहती है, उसको एक मोटा सा रहता है वो घड़ियल, वो आता है उसको परेशान करने के, तो ये स्पेनिश खाकर पहुंच जाता है और उसे दे देता है अ शॉट इन द आर्म, है ना। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला है इडियम अपने पास, टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, मतलब कि बैल को हाथों से संभालना, मतलब उसके सींगों से संभालना, बैल को उसके सींगों से संभालना। एग्जैक्ट इसकी मीनिंग ये नहीं है, मतलब ये तो इसकी मैंने हिंदी समानार्थी बताया आपको, हिंदी मैंने आपको कन्वर्ट करके बताया, ट्रांसलेशन बताया, लेकिन मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है कि टू फेस द डिफिकल्टी बोल्डली, कि आप किसी मुश्किल को, आप किसी मुश्किल परिस्थिति को एकदम आमने सामने रख कर, आंखों से आंखें डालकर फेस करने की हिम्मत दिखाते हैं। तो जब आप किसी मुश्किल घड़ी को आंखों में आंखें डालकर फेस करने की हिम्मत दिखाते हैं, तो हम लोग उसके लिए यूज करते हैं टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। ठीक है, जैसे कि ये आपको मूवमेंट दिखाई दे रहा होगा, पल्लाल देव है ये। शुभम डिसाइडेड टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स एंड ऑर्गेनाइज थिंग्स फॉर हिमसेल्फ। शुभम ने तय कर लिया कि अब वो मुश्किलों की आंखों में आंखें देखकर बात करेगा और अपने लिए चीजों को सेट करेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। टू हैंग अप वंस बूट, टू हैंग अप वंस बूट का मतलब ये नहीं कि जूते निकाल कर लटका देना, मतलब उसके हिंदी ट्रांसलेशन तो यही है, लेकिन उसका सेंस क्या है? उसका सेंस ये है टू रिटायर। जब कोई इंसान जो है रिटायर हो जाता है, जब कोई इंसान जो है, जैसे उदाहरण के लिए महेंद्र सिंह धोनी का ये आखिरी आईपीएल है, हो सकता है आगे भी खेले, लेकिन अभी तक तो यही न्यूज़ है कि आखिरी आईपीएल है। तो महेंद्र सिंह धोनी का ये आखिरी आईपीएल है, तो इनके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं, महेंद्र सिंह धोनी हैंग्ड आउट हिज बूट। इसका मतलब क्या है? धोनी डिसाइडेड टू हैंग अप हिज बूट्स व्हेन ही फेल्ट हिज कैरियर वाज गोइंग डाउनहिल। धोनी ने ऐसा महसूस लगा कि अब समय आ गया है कि वो अपने यंगस्टर्स को मौका दे, तो उन्होंने अपने जूते निकाल कर लटका दिए। इसका मतलब यह है कि उन्होंने रिटायरमेंट लेने का फैसला ले लिया। ठीक है, तो ये रहे 10 ईडियम आप सारे बच्चों के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ईडियम है ये सारे। ईडियम आपके एग्जाम से बिल्कुल पूछे जाएंगे, जिसके लिए आपको खूब सारा एफर्ट देना है मेरे साथ में। ठीक है, मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो पर, नेक्स्ट वाले सेशन के साथ में। और आपके लिए बहुत ही बढ़िया न्यूज़ भी है, बहुत ही ज़बरदस्त खुशखबरी भी है कि हम ऑनलाइन और ऑनलाइन तो हम आपको प्रोवाइड ही कर रहे थे, ऑफलाइन सेशन भी हम आप बच्चों के लिए लेकर बहुत ही जल्दी हाजिर होने वाले हैं। तो कल वाले डेट पर या आज आने वाले समय पर आपको ऑफलाइन बैचेस की भी अनाउंसमेंट दी जाएगी। तो हमारे साथ इसी तरह से बने रहिएगा। आपका प्यार ही हमें मोटिवेट करता है कि हमें आपके लिए और बेहतर करना है। मिलते हैं।